नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी साहित्य के किसी भी स्टेज पर हैं, किसी भी आप एमए कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो ये पुस्तक एक आधार पुस्तक है और इसका आपके जहन में होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए किसी भी रुपए के खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पे आपको धीरे धीरे करके पूरे पुस्तक का वाचन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो जुड़े रहें, साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी कक्षा आपसे मिस ना हो। तो हम यहाँ देख रहे थे आदिकाल के प्रकरण 3 का वाचन चल रहा है। हम यहाँ मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी का मत देख रहे थे पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने जो अंतर बताया है वो एक नियम से बताया है, उसी का उन्होंने मत दिया है। तो यहीं से थोड़ा सा वाचन हम देख लेते हैं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90 और 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा। एकादश से पंचदह विक्रम साकानंद तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरिंद। और विक्रम सक आनंद का अर्थ किया यानी शून्य और नंद मतलब 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत से 90 हटा दिया जाए। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों से ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं में से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है। एकादश से पंचदह विक्रम जिस धर्मसुता तृतीय साख पृथ्वीराज को लिसियो विपर गुणगुत्ता। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि गुणगुप्ता ब्राह्मण का नाम गुण गुप्त प्रतीत होता है। बात संवत ही तक नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। रासो क्या है? इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। और यहीं पे आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ये पृथ्वीराज विजय जो जयानक की रचना है, इसी के आधार पर शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। वास्तव में पूरा का पूरा ग्रंथ जाली बताया है, पूरा ग्रंथ जाली बताया गया है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नामक कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। ये भी याद रखिएगा कि ये श्लोक जो है वो पृथ्वीराज विजय का है, पृथ्वीराज रासो का नहीं। तनय चंद्र राजस्य चंद्र राज इवा भवत संग्रहं यस्सु वृत्तनानांग सविर्त नामी व्यधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्र राज कवि का संकेत है, यह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं। किसके अनुसार? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा।
अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भनंत तैयार होता गया, उस सबको लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई है। आगे देखिए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने के हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्तों छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक साँचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिद्ध पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाक जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने माफी चाहती हूँ 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी हरप्रसाद शास्त्री जी ने। और ये जो यात्रा हरप्रसाद शास्त्री जी ने की थी, उसका जो विवरण है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, यानी कि पूर्व पुरुष जो थे, यानी चंद के दादा परदादा वगैरह जो थे वो मगध से आए हुए थे। और पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर किए का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंशवृक्ष प्राप्त हुआ। किससे? इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि, यानी जो नागौर से चंद वंशज रहते आए हैं, तो उन्हीं वंश के वर्तमान प्रति नानूराम भाट थे, प्रतिनिधि जो थे, यानी कि चंद के पौत्र वगैरह और आगे की जो पीढ़ी है उसमें नानूराम भाट थे। उनकी भेंट जो है वो शास्त्री जी से हुई और उन्होंने चंद का वंशवृक्ष इस प्रकार प्राप्त किया था। चंद बरदाई, गुणचंद, जलचंद, सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र, विष्णुचंद, उद्धरचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद, सूरदास, खेमचंद, गोविंदचंद, जो बुद्धचंद है, जयचंद, गोविंदचंद, मदनचंद, शिवचंद, बलदेवचंद, चौथचंद, बेनीचंद, मदनचंद, गोकुलचंद, वसुचंद और लेखचंद, कर्णचंद। ये 3 नाम यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक पीढ़ी में 3 लोग थे, यहाँ पीढ़ी वाइज दिया हुआ है। कर्णचंद, गुणगंगचंद, मोहनचंद, जगन्नाथ, रामेश्वर, गंगाधर, भगवान सिंह, कर्म सिंह, माथुर सिंह, वाग गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय जी, आसो जी, गुमान जी, करनीदान, जैथमल जी, बीरचंद जी, घमंडी राम जी, बुधा जी, वृद्धि चंद जी, नानूराम जी। और ये नानूराम जी से शास्त्री जी की भेंट हुई थी। नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिसमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का पता नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर में जा बसे और चौथे जल का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, एक जल गुण बावरो गुण समुंद शशिभान। पृथ्वीराज रासो में कविचंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है: प्रथु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचारी ब्रह्मा राखू नाम अनूप। पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहियो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारी पायन सुरन के सुर सहित स्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भौचंद चारु नवीन। भूप पृथ्वी राज दिन्हो तीन्हे ज्वाला देश, तनय ताके 4 किनो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुणचंद तासुर
सूत शीलचंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पुरन भयो अद्भुत रूप। रणथंभौर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्याय। आगरे रही गोपालच में रहियो तासुत वीर, पुत्र जन्मे सात ताके महाभट गंभीर। कृष्णचंद उदारचंद जू रूपचंद सुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भय सुखदाई। देवचंद प्रबोध संस्कृति चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा का बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद के ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उनके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में, महत्वपूर्ण है, अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अन्य ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री जी को दी थी, वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए दिए जाते हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, याद रखिएगा, हिंदुवान पृथ्वीराज रासो से है। संभरी नरेश, ये सब जो पंक्तियां स्टार्ट होती है वो पृथ्वीराज रासो की दी हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित द्रुग दिल्ली सुदेश। संभरी नरेश चहुआन थान पृथ्वीराज, तहा राजंत भान। संभरी नरेश सोमेत पूत, देवत रूप अवतार धात। जिहि पकड़ी साह साहब लीन, तिहु बेर करिए पानी पहिन। सिंगिनी सुसद गुनी चढ़ी जंजीर, चुक्कई ना सबद बेधांत तीर। मनहु कला सस भान, कला 1600 बनिया। बाल बेस ससीता समीप अमृत रस पिनिया। विगसी कमल स्त्रिग, भ्रमर बेनु खंजन मृग। लुटिया हीर कीर अरुबिंब मोती, नक्सिक अहु घुटिया। कुटिल केश सुदेश पोहो, परिचियत पिक सद। कमल गंधा भय संधा, हंस गति चलती मंद मद। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, नस स्वाति बूंद जस। भमर भवही भुल्लही, सुभाव मकरंद बास रस। प्रिय पृथ्वीराज नरेश लोग, लिसी कग्गर दिनो। लगन बरन रची सबर दिन, द्वादश शशि लीनो। 111 अरु 30 सास सनवत पर मानह। जो पितृकुल सुध बरन बरी रखहु प्राण। दिखगंत दिट्ठी उच्चारिय, वर इक सल्लक विलंब न करिय। अलगार रयनी दिन पंचमही, ज्यो रुक्मिणी कन्हर बरिय। संग ससियलिय सहस बाल, रुक्मिणी जेम लज्जत मराल। पुजियई गौरी शंकर मनाय, दक्षिणई अंग करी लगिए पाए। फिरी देसी देसी पृथ्वीराज, हसी मुद्ध चर पट्टलाज। बज्जिय घोर निशान रान, चौहान चहुधीस। सकल सुर सामंत समरी, बल जंत्रा मंत्र 30। उठी राज पृथ्वीराज बग माफी चाहती हूँ। बाग मनो लग वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत। मनो बिजू झट घट, थकी रहे सुर कौतिक गगन। रंगन मंगन भई सोन घर धार, हृदि हरसी वीर जग्गे हुलसी। हुरेर रंग नाव रत्तावर, पुरा सस मुल्तान खंधार। मिरंग बलस स्यो बलंग, तेग अचूक तिरंग। रुहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी, ठट भलोच्च ढाल निशानी। मजारी सचिसी मुख जम्बुक लारी, हजारी हुके जोधा भारी। भटकेदार मधुकर कवि, संवत 1224 से 1243 ईस्वी। जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश, याद रखिएगा कि केदारनाथ भट्ट केदार में जयचंद प्रकाश, तो याद रखिएगा कि केदारनाथ में प्रकाश होता है, नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। 41वें हैं। इसी प्रकार का जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा था। तो याद रखिएगा कि चंद्रिका यानी चांद की जो शशि होती है,
जो उसकी जो प्रकाश होता है चांद का, वो बड़ा मधु होता है, मधुकर यानी मीठा होता है। वो प्रकाश केदारनाथ में प्रकाश होता है और चंद्रिका में मधुकर होता है। इस तरह कोड करके आप नोट्स बना लीजिए, ताकि पढ़ते तो बहुत बार है लेकिन एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे देने से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल उनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। तो दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? दयाल दास कृत राठौरारी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान राज्य थे। एक तो था गहरवारों, राठौड़ों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। गहरवारों की कितनी राजधानियां थी? दो, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद्र का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर। पृथ्वीराज का कहाँ था? राजपूताने के राजाओं पे, और जयचंद्र का बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर यहाँ कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमार्दी देव यानी परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते थे। जगनिक संवत 1230 ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जागनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदय सिंह के वीर चरित का विस्तृत वर्णन किया है। किन्होंने? जागनिक जी ने। जग जग के आल्हा उदल की कथा सुननी चाहिए, ऐसा हम लोग कोड कर लेंगे। वीरचित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कहाँ गाया जाता है। उत्तरी भारत में विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे हो गया। जागनिक का काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी, 12 बारिश ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार। तो याद रखिएगा कि 12 बरस वाला जो है वो आल्हा उदल की रचना से लिया गया है। बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इसी प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जागनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरीच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। महत्वपूर्ण है, आल्हा उदल की कथा के बारे में ये कह रहे हैं कि यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की और नहीं बढ़े। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र है। महत्वपूर्ण है, बैसवाड़ा इसका केंद्र है माना जाता है। वहाँ इसके गाने बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जागनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल माफी चाहती हूँ। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इरियट
फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर जो थे मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष पूर्व छपवाया था। अब आते हैं सातवें श्रीधर कवि। इन्होंने संवत 1454 में रनमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रनमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है। ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया सुर करही रन सहनाई समुहरी सरस रसी समरंगिया कलक कलकलही काहल कोडी कलरवि कुमल कायर थर रही संचरई सक सुरतान साहस साहसी सभी संगरई। और यहीं पे हमारा तीसरा प्रकरण खत्म होता है। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। और प्रकरण 4 जो है फुटकल रचना, उसका वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।